पीरियड्स के दर्द को लोग अक्सर नॉर्मल समझते हैं, पर जब ये दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को ये हैम्पर करने लगे, इनफर्टिलिटी होने लगे, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होने लगे, तो हो सकता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अमृता, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी इन अंकुरम IVF। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में करीब 190 बिलियन महिलाएं हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित हैं। कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि 8 से 10 साल लग जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस में। ये सब इसलिए है क्योंकि आज इंडियन हाउसवाइफ्स जो है, हाउसवाइफ्स हो या वर्किंग लेडीज जो हैं, ये है अपने सिम्टम्स को, अपने कंप्लेंट को ये सीरियसली लेती नहीं। वो इससे है कि नॉर्मल प्रॉब्लम समझकर इसे टालती चली जाती है। जब ये बहुत बड़ी हो जाती है, जब ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब ये उनकी डेली एक्टिविटीज को इफेक्ट करने लगे, या जो पेशेंट प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती, तब वो डॉक्टर को विजिट करती हैं। तब हम उन्हें बताते हैं कि आप एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित है, जिसकी इलाज बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ये लाइनिंग यूट्रस के अलावा दूसरे ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहती है, तब इसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। हर महीने पीरियड्स के साथ ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ये शेड हो जाती है, लेकिन जब ये एंडोमेट्रियल टिश्यू दूसरे ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं तो इनमें भी हार्मोनल इफेक्ट के साथ वहाँ भी ब्लीडिंग शुरू होती है। बट क्योंकि यूट्रस में एक पैसेज होता है जिसमें जो ब्लीडिंग होती है हर मंथ, वो बाहर निकल जाती है वजाइना के थ्रू। बट क्योंकि अदर ऑर्गन्स में ऐसे कुछ पैसेज नहीं होने की वजह से, लाइक ओवरीज या ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब, तो ये जो कलेक्शन जो होती है हर मंथ का, ये वहीं एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो इसी वजह से एक हमारे, आपने सुना होगा बहुत कॉमन वर्ड, चॉकलेट सिस्ट, ये सब भी होते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है। वैसे तो एंडोमेट्रियोसिस का ऐसा कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है, बट हमने एज्यूम किया है कि कुछ थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों। फर्स्ट इज रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी। नॉर्मली क्या होती है कि यूट्रस की लाइनिंग हर मंथ पीरियड्स के दौरान शेड होके वजाइना के थ्रू ब्लड आते हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में है कि ये ब्लड फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू ओवरी पे चले जाते हैं, ओवरी से या फिर फैलोपियन ट्यूब से ये पेल्विक कैविटी में चले जाते हैं और ये एंडोमेट्रियल सेल्स वहाँ इम्प्लांट हो जाते हैं। दूसरा थ्योरी हम जहाँ तक कि हमने जाना है अभी तक, वो है सिलोमिक मेटाप्लेशिया थ्योरी। मेटाप्लेशिया ये क्या वर्ड है? मेटाप्लेशिया मतलब कि चेंज इनटू अदर सेल फॉर्म। जब बॉडी के कुछ सेल्स कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से ये जो सेल्स होते हैं ये एंडोमेट्रियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई टिश्यू है आपके इंटेस्टाइन में, वो सेल, उस टिश्यू का सेल आपके एंडोमेट्रियल सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो ये फिर से वैसे ही हर साइकिल में ये ब्लीड करेंगे। दैट इज सिलोमिक मेटाप्लेशिया थ्योरी। कुछ होते हैं स्टेम सेल्स थ्योरी, यानी कि कुछ जो ये एंडोमेट्रियल टिश्यूज हैं ये लिम्फेटिक्स के थ्रू भी फैलते हैं। एंड फोर्थ वाले इज जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, विच सेज इनके पीछे कुछ जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। जो सबसे पहला कॉमन सिम्टम है जो महिलाएं हमारे पास लेकर आती हैं, वो है क्रोनिक पेल्विक पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द, जो कि पीरियड्स के अलावा भी हमेशा वो महसूस करती है। दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम है डिस्मेनोरिया, यानी कि पेन ड्यूरिंग मेंसेस। डिसयूरिया यानी कि पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर्स इन्वॉल्व है। चौथा हुआ डिस्पेरियूनिया, यानी कि पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और पांचवी चीज हो गया इनफर्टिलिटी, यानी पेशेंट को कंसीव करने में दिक्कत होती है। वो मेनली इसलिए होता है क्योंकि पेनफुल इंटरकोर्स की वजह से, या फिर कई बार ऐसे भी देखा गया है एंडोमेट्रियोसिस में कि जो ओवरी की एग्स जो है उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, या फिर स्पर्म्स भी हैं जो फैगोसाइट्स रिलीज होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में, वो इफेक्ट करते हैं स्पर्म्स को। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट्स हमारे पास आती हैं एंडोमेट्रियोसिस की। इनफर्टिलिटी जो कि महिलाओं में पहला सिम्टम, अराउंड 30 to 50% वुमेन,
यानी कि करीब 30 से 50% महिलाएं जो हैं वो एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित है, जिनका चीफ कंप्लेन होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी कैसे कॉज करती है। पहला कारण है एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन। एक नॉर्मल, हेल्दी, नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए एक नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन यानी कि ये है यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब्स और ये है इन्फंटिबुलम, और यहाँ एग्स होते हैं यानी कि ओवरी। ये इन्फंटिबुलम ओवरी से एग्स को पिक कर इन्फंटिबुलम में ले आता है। बट एंडोमेट्रियोसिस में ड्यू टू एडिशंस, इन्फ्लामेशन की वजह से जो एडिशंस हो जाते हैं उनकी वजह से ये ट्यूब्स की एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कि ये खराब हो जाती है। ये इन्फंटिबुलम अपने नॉर्मल पोजीशन में ना होकर कभी या तो ओवरी के आगे आ जाए या फिर ओवरी पीछे की तरफ होती है, जिसकी वजह से ये इन्फंटिबुलम एग नहीं पिकअप कर पाते। सेकेंड थिंग इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। हाई लेवल्स ऑफ साइटोकाइन्स एंड अदर मीडिएटर्स जो एंडोमेट्रियोसिस में सीक्रेट होती हैं, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देती है, जो कि अगेन इट्स नॉट गुड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स विद एग्स। तीसरा कारण है ल्यूटेनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम, जिसमें अंडे यानी कि फॉलिकल्स मैच्योर तो होते हैं बट वो रप्चर नहीं हो पाते। चौथा कारण है इम्पेयर्ड oocyte क्वालिटी। एंडोमेट्रियोसिस में ड्यू टू इन्फ्लामेशन फैगोसाइट्स रिलीज होते हैं। ये फैगोसाइट्स जो होते हैं, जो एग्स हैं और जो स्पर्म्स हैं, उन्हें नष्ट कर देती है। पांचवा कारण है पेनफुल इंटरकोर्स। पेनफुल इंटरकोर्स अगेन कपल की इंटीमेसी को इफेक्ट करते हैं। ड्यू टू पेनफुल इंटरकोर्स दे डोंट वांट टू कम इन रिलेशनशिप, सो जिसकी वजह से अगेन इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे पता करें एंडोमेट्रियोसिस आपको है या नहीं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट की एक डिटेल्ड हिस्ट्री, जिससे पेशेंट अपने हिस्ट्री में ये हमें बताती है कि उन्हें कहाँ पेन है, कैसा पेन है, पीरियड्स के पेन है, क्रोनिक पेल्विक पेन है, पेनफुल इंटरकोर्स है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हिस्ट्री में पता चलती है। दूसरी चीज़ है अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमें पता चलता है कि चॉकलेट सिस्ट जो कि एक एंडोमेट्रियोसिस के कारण बनते हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड। तीसरी चीज़ है एमआरआई पेल्विस। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव एंडोमेट्रियोसिस है, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो वो हम एमआरआई से पता कर सकते हैं। चौथी चीज़ है लैप्रोस्कोपी, जो कि डायग्नोस्टिक प्लस थेराप्यूटिक दोनों हो सकते हैं। यानी कि इस लैप्रोस्कोपी में डॉक्टर जो हैं वो दूरबीन के द्वारा आपके बच्चेदानी के अंदर जांच करते हैं कि कितनी चॉकलेट सिस्ट हैं। अगर वो रिमूव किए जा सकते हैं तो उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। तो क्या एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट संभव है? तो जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट संभव है। इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, पेशेंट के कंप्लेंट्स पे। अगर पेशेंट मेन कंप्लेंट लेकर आती है दर्द, तो हम उन्हें दर्द की दवाइयाँ यानी कि आइबुप्रोफेन, एनसेड्स ये देते हैं। पेशेंट की एज कम है, वो फर्टिलिटी नहीं चाहती, शी इज़ नॉट कंसर्न विद कंसीविंग, वो बेबी नहीं चाहती अभी, तो उन्हें हम सिंपल मेडिसिन यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जो कि एस्ट्रोजन के लेवल को बॉडी में मेंटेन करते हैं और एंडोमेट्रियोसिस को रोकते हैं। अब हमारा तीसरा कंसर्न है इनफर्टिलिटी। अगर पेशेंट्स हमारे पास इनफर्टिलिटी को लेकर आती हैं तो इसे कैसे ट्रीट करना है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियोसिस। क्या एंडोमेट्रियोसिस में पेशेंट कंसीव कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कंसीव कर सकती हैं, बट उस केस में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ नेचुरल प्रेगनेंसी विद एंडोमेट्रियोसिस। पहला चीज़ है AMH काउंट। फीमेल के एक AMH काउंट नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, जो कि बताता है कि फीमेल के एग्स प्रेजेंट है, कितने एग्स प्रेजेंट है, वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो सकती हैं या नहीं। सेकेंड है हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, जो कि अगेन नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज एनाटॉमिकल पोजीशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी के कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सर्जिकल प्रोसीजर्स। अगर पेशेंट को सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है,
तो उन्हें लैप्रोस्कोपिकली सिस्ट को रिमूव किए जाते हैं। ट्यूब्स में एडिशंस हैं जिसकी वजह से ट्यूब्स की एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड है, तो उन एडिशंस को रिमूव किया जाता है। सीवियर केसेस में जहाँ पे सर्जरीज पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम पेशेंट्स को ART यानी कि IVF की तरफ जाने का बोलते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एंडोमेट्रियोसिस की जो सर्जरीज हैं वो एक एक्सपर्ट, ट्रेंड, एक्सपीरियंस सर्जन्स ही करें। ऐसे तो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस होती हैं, बट एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरीज शुड ऑलवेज बी डन बाय एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, बाय एक्सपीरियंस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। जितनी जल्दी आप एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करेंगे उतनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। तो अगर आप या आपके फ्रेंड जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन्हें क्रोनिक पेल्विक पेन की शिकायत है या इनफर्टिलिटी की शिकायत है, तो अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलें या फिर हमारे पास अंकुरम IVF में आएँ, जहां हमारे पास हर पेशेंट के लिए एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं, जिनसे पेशेंट्स को फ़ायदा हो, उनकी इनफर्टिलिटी और पेन दोनों से निजात मिले। अंकुरम IVF में हम हर पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जिससे कि उन्हें पेन और इनफर्टिलिटी दोनों से निजात मिले।